अकबर, बीरबल और चक्की वाले की चालाकी। सूर्य की लाल किरणें महल की संगमरमरी दीवारों पर पड़कर सोने सा चमक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दरबार में हलचल शुरू हो चुकी थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की कतारें लगी थी। कोई फरियाद लेकर आया था, कोई किसी के खिलाफ शिकायत लेकर और कोई अपनी तारीफ सुनने की उम्मीद में। बीरबल आज कुछ देर से आए थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज देर कैसे हो गई? कहीं किसी नए किस्से की खोज में तो नहीं थे? बीरबल मुस्कुराए। जहां बादशाह सलामत की नजर हो, वहां हर किस्सा अपने आप बन जाता है। सभी दरबारी हंस पड़े। लेकिन उसी समय दरबार में एक गरीब आदमी दाखिल हुआ। झुका हुआ, मैले कपड़ों में, सिर पर एक छोटी सी पोटली। उसकी आंखों में परेशानी झलक रही थी। अकबर ने इशारा किया, कौन हो तुम? वो बोला, हुजूर, मैं गांव का एक चक्की वाला हूं। मेरा नाम है रामू चक्की वाला। मैं रोज लोगों का अनाज पीसता हूं और बदले में कुछ मुट्ठी आटा रख लेता हूं। बस उसी से पेट भरता हूं। अकबर ने सिर हिलाया, तो तुम्हें हमारी मदद की क्या जरूरत है? रामू ने धीरे से कहा, हुजूर, मेरी चक्की चोरी हो गई है। दरबार में हलचल मच गई। किसी को हंसी आई, किसी को आश्चर्य। चक्की चोरी हो गई, और वो भी एक गरीब की। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, किसने चुराई? रामू बोला, हुजूर, यही तो मैं जान नहीं पा रहा हूं। मैंने अपने पड़ोसी लालू पर शक किया, लेकिन जब मैं उसके घर गया तो कुछ नहीं मिला। अब मैं दरबार में इंसाफ की उम्मीद लेकर आया हूं। बादशाह ने आदेश दिया, बीरबल, ये मामला तुम्हारे हवाले है। जांच करो और सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म हुजूर। बीरबल ने उसी शाम उस गांव की ओर कूच किया। गांव में हलचल थी। कोई कहता रामू झूठ बोल रहा है, कोई कहता लालू चोर है, तो कोई कहता कि चक्की खुद नदी में बह गई होगी। बीरबल जब वहां पहुंचे तो सब लोग इकट्ठा हो गए। रामू, दिखाओ जरा वो जगह जहां चक्की रखी थी। रामू उन्हें अपने छोटे से झोंपड़े के पास ले गया। वहां जमीन पर गोल निशान था, जहां पहले चक्की रखी होती थी। पास में कुछ आटे की बिखरी लकीरें थी। बीरबल ने झुककर मिट्टी सूंघी और कहा, यहां किसी ने भारी चीज खींची है। पर खींची कहां तक? बीरबल की नजर मिट्टी पर चली गई, जहां से आटे के दाने दूर तक एक पतली लकीर बना रहे थे। वे उस लकीर के पीछे पीछे चले। कभी खेतों से, कभी गली से होते हुए वो निशान सीधा जाकर एक और झोंपड़ी के पास जा रुका। वो झोंपड़ी लालू की थी। लालू ने तुरंत कहा, महाराज, ये सब झूठ है। मेरे घर की ओर जो लकीर है वो किसी और चीज की होगी। मैं तो कल सुबह से अपने साले के यहां गया था। बीरबल मुस्कुराए, हूं, झूठ बोलने वालों की जुबान पर पसीना और सच बोलने वालों के माथे पर सुकून होता है। तुम्हारी हालत तो दोनों से उलट है। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने उसे तुरंत चुप कराते हुए कहा, यह कोई हंसी का मामला नहीं है। इस गांव में किसी ने एक गरीब की रोजी चुराई है, और जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता, किसी को सुकून नहीं मिलेगा। रात को बीरबल उसी गांव में ठहरे। उन्होंने गांव के चौकीदार से कहा, आज रात किसी को सोने मत देना। सब पर नजर रखो, खासकर उस आटे की लकीर के आसपास। मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। बस हवा की सरसराहट और कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। तभी चौकीदार दौड़ता हुआ आया। महाराज, कोई आदमी नदी की तरफ जा रहा है, अपने सिर पर कुछ उठाए हुए। बीरबल ने तुरंत मशाल उठाई और उसके पीछे चल पड़े। नदी किनारे उन्होंने देखा, वही लालू सिर पर बोरी लादे हुए पानी में कुछ फेंकने जा रहा था। बीरबल गरजे, रुक जाओ। लालू डर गया। बोरी हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरी। बोरी खुली, उसमें आटा था और आटे के नीचे चक्की का पाट। गांव के लोग दौड़कर आ गए। लालू रोने लगा, महाराज, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने बस सोचा था कि रामू की चक्की बहुत अच्छी है,
मैं उसे चुरा लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बीरबल ने कहा, गलती तो की ही, पर चालाकी भी कम नहीं थी। तुमने सोचा कि आटे की लकीर मिट जाएगी, लेकिन चक्की ने खुद तुम्हारा रास्ता दिखा दिया। लालू को पकड़ लिया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब बीरबल ने चक्की की जांच की तो उन्हें कुछ अजीब लगा। चक्की का निचला पार्ट थोड़ा भारी था, जैसे उसमें कुछ और छुपा हो। उन्होंने धीरे से उस पार्ट को उठवाया और सब हैरान रह गए। नीचे एक छोटा सा लोहे का डिब्बा छिपा था। बीरबल ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ सोने के सिक्के और एक पुराना पत्र था। पत्र पर लिखा था, जो भी इस चक्की का असली मालिक होगा वही इन सिक्कों का हकदार होगा। लेकिन सावधान, ये सिक्के जितनी खुशी देंगे उससे दोगुनी मुसीबत भी साथ लाएंगे। सब दंग रह गए। बीरबल ने रामू से पूछा, क्या तुम्हें इस बात का पता था? रामू ने सिर झुकाया, नहीं महाराज, मैं तो बस चक्की चलाता था। ये तो मेरे दादा के समय की है। उन्होंने कहा था कि ये चक्की हमारा सहारा है, इसे कभी बेचना मत। बीरबल ने कहा, तो ये चक्की सिर्फ तुम्हारा रोजगार ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार का रहस्य भी है। अब बीरबल को समझ आया कि ये मामला साधारण चोरी का नहीं है। उन्होंने चक्की और सिक्के दोनों को सील करवाकर अकबर के दरबार भेज दिया। अगले दिन दरबार में सब जमा हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या सच्चाई सामने आ गई? बीरबल ने कहा, हुजूर, चोरी तो लालू ने की थी, लेकिन असली रहस्य चक्की में छिपा था। उन्होंने पूरा किस्सा बताया और वो पत्र पढ़कर सुनाया। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो बताओ बीरबल, ये सिक्के किसे मिलने चाहिए? उस गरीब रामू को या शाही खजाने में जमा करने चाहिए? दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने कहा, जहां ईमान है वही असली दौलत है। रामू ने इस चक्की को पीढ़ियों तक चलाया है। उसने इसे कभी बेचा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। ये सिक्के उसी के हैं। अकबर मुस्कराए, बहुत खूब, पर अगर ये सिक्के मुसीबत लाए तो? बीरबल बोले, मुसीबत इंसान के कर्मों से आती है, सिक्कों से नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, सिक्के रामू को दे दिए जाए। रामू को जब सिक्के मिले तो वो बहुत खुश हुआ। उसने दरबार में झुककर कहा, हुजूर, आपकी मेहरबानी, मैं इन सिक्कों से अपनी चक्की फिर बनवाऊंगा। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनके मन में एक हल्की शंका अब भी थी। उन्हें उस पत्र की आखिरी पंक्ति बार बार याद आ रही थी, ये सिक्के जितनी खुशी देंगे उससे दोगुनी मुसीबत भी साथ लाएंगे। कुछ दिन बीते। गांव में अफवाह फैलने लगी। रामू के घर से रात में अजीब रोशनी निकलती है, कभी कोई परछाई दिखती है, कभी किसी के रोने की आवाज आती है। बीरबल ने फिर से गांव जाने का निश्चय किया। रात का समय था। रामू के घर की खिड़की से हल्की सी चमक आ रही थी। बीरबल ने झांक कर देखा। रामू सिक्कों को गिन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि डर था। तभी उन्होंने देखा, सिक्कों में से एक सिक्का अपने आप लुढ़क कर गिरा और चक्की के नीचे चला गया। रामू ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, दीवार की मिट्टी खुद ब खुद झड़ने लगी। दीवार के अंदर से एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखी। बीरबल अंदर गए और बोले, लगता है तुम्हारी चक्की में अब भी कुछ रहस्य बाकी है। रामू डरते हुए बोला, महाराज, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, पर जब से मुझे सिक्के मिले हैं घर में शांति नहीं रही। बीरबल ने उस लकड़ी की पेटी को बाहर निकाला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक मोहर लगी पर्ची थी, जिस पर लिखा था, जिस दिन इस चक्की का राज खुल जाएगा उसी दिन किसी की किस्मत भी पलट जाएगी, पर किसकी ये वक्त बताएगा। बीरबल ने पेटी को बंद किया और कहा, रामू, इन कागजों को अभी किसी को मत दिखाना। कल हम इन्हें बादशाह सलामत के सामने खोलेंगे। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठा हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या अब कोई नया किस्सा सामने आया? बीरबल ने वो पेटी खोली। अंदर पुराने दस्तावेज थे और उन पर मुगल खजाने की मुहर। दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल बोले, हुजूर,
लगता है ये चक्की कभी शाही खजाने का हिस्सा रही होगी। किसी पुराने कर्मचारी ने इन सिक्कों को छिपाकर रख दिया था। अकबर ने गहरी सांस ली। मतलब वो गरीब रामू अनजाने में शाही खजाना पीस रहा था। बीरबल बोले, शायद यही वजह थी कि उस पत्र में चेतावनी लिखी थी। अकबर ने कहा, अब क्या किया जाए? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, फैसला आपका है। लेकिन अगर हम सच जानना चाहते हैं तो हमें इस कहानी का एक और पन्ना खोलना होगा। अकबर बोले, ठीक है, पर याद रखो, कभी कभी सच भी सजा बन जाता है। बीरबल ने वो चक्की फिर से जांचने का आदेश दिया। जब नीचे का पार्ट उठाया गया तो वहां एक पत्थर पर हल्के अक्षरों में कुछ उकेरा था। जो इस चक्की का मालिक बनेगा वो या तो सबसे अमीर होगा या सबसे गरीब। सबके रोंगटे खड़े हो गए। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, मैं अब इन सिक्कों को नहीं रख सकता, इन्हें वापस ले लीजिए। अकबर ने कहा, नहीं रामू, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। सच का सामना ही इंसान को मजबूत बनाता है। बीरबल ने धीरे से कहा, पर हुजूर, कभी कभी कुछ सच्चाइयां वक्त से पहले खुल जाए तो उनका बोझ इंसान सह नहीं पाता। अकबर ने कहा, तो फिर हम इस सच्चाई को अधूरा ही रहने दें। उस रात बीरबल अपने कक्ष में बैठे थे। उनके सामने वही लकड़ी की पेटी थी और उसके अंदर का एक दस्तावेज अब भी अधूरा था। आधा हिस्सा गायब। उस पर बस इतना लिखा था, जिसने इस राज को पूरा पढ़ लिया उसका नाम इतिहास बदल देगा। बीरबल ने उस अधूरे दस्तावेज को देखा और धीरे से बुदबुदाए, तो असली चालाकी शायद चक्की वाले की नहीं, किसी और की थी। बाहर हवा तेज चल रही थी। महल की दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी। बीरबल की आंखों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी। बाहर महल के आंगन में पहरेदार घूम रहे थे, लेकिन भीतर बीरबल के कक्ष में एक हलचल थी। मेज पर फैले कुछ पुराने कागज, एक दीपक की टिमटिमाती लौ और बीरबल की गहरी सोच। उनकी नजर बार बार उसी अधूरे दस्तावेज पर जा रही थी। वही पुराना कागज जो चक्की की दीवार के भीतर छिपा मिला था। उसमें लिखा था, जिसने इस राज को पूरा पढ़ लिया उसका नाम इतिहास बदल देगा। पर शब्द यही कट गए थे। कागज का आधा हिस्सा किसी ने फाड़ दिया था। बीरबल ने गहरी सांस ली। इतिहास बदल देने वाला राज, लेकिन कौन सा और किसने इसे अधूरा छोड़ा? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बीरबल ने धीरे से कहा, आओ। दरवाजे पर अकबर के खास सिपाही खड़े थे। उन्होंने सलाम किया। हुजूर, बादशाह सलामत ने सुबह होने से पहले आपको दरबार में बुलाया है। बीरबल समझ गए कोई नई बात है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो देखा कि सिर्फ अकबर और उनके 4 भरोसेमंद मंत्री वहां मौजूद थे। महल के दरवाजे बंद थे और बाहर कोई आवाज नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे ये बात परेशान कर रही है कि उस चक्की का मामला इतना आसान नहीं। तुम्हारे लाए हुए दस्तावेज को देखने के बाद खजाने के मुंशी ने कहा है कि वो मुहर बहुत पुरानी है, लगभग 50 साल पहले की। बीरबल बोले, मतलब ये कि ये रहस्य हमारे शासन से पहले का है, हुजूर। अकबर ने सिर हिलाया। और जो मुझे और ज्यादा परेशान कर रहा है वो ये कि उसी दस्तावेज पर एक नाम धुंधला सा लिखा है, महमूद खां। बीरबल ने नाम दोहराया, महमूद खां। अकबर बोले, हां, वही जो कभी हमारे दादा बाबर के शासनकाल में खजाने का रखवाला था। कहा जाता है कि उसने खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब कर दिए थे, पर उसका कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। बीरबल अब समझ गए कि मामला कहीं गहरा है। उन्होंने कहा, हुजूर, हो सकता है कि वही सिक्के इस चक्की में छिपाए गए हों। लेकिन सवाल यह है, चक्की उस तक पहुंची कैसे और अब क्यों सामने आई? अकबर ने धीमे स्वर में कहा, यही हमें जानना है बीरबल, पर सावधानी से, क्योंकि अगर यह सच बाहर गया तो यह राजवंश की इज्जत पर असर डाल सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म
हुजूर। अगली सुबह बीरबल फिर उसी गांव पहुंचे। वही जगह, वही लोग और वही चक्की जो अब दरबार के सिपाहियों की निगरानी में थी। रामू ने बीरबल को देखा तो दौड़कर उनके पांव छुए। महाराज, जब से आपने यहां कदम रखा है तब से कुछ न कुछ अजीब होता ही जा रहा है। पहले चक्की मिली, फिर सिक्के, फिर वो पुरानी पेटी। अब रात में कोई दीवार पर खटखटाता है, जैसे कोई भीतर से बुला रहा हो। बीरबल ने कहा, क्या किसी ने देखा कि वो आवाज कहां से आती है? रामू बोला, नहीं महाराज, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं तो हवा रुक जाती है और सन्नाटा छा जाता है। बीरबल ने आसपास की दीवारों को ध्यान से देखा। एक कोने में उन्होंने कुछ हल्के निशान पाए, जैसे किसी ने हाल में वहां खुदाई की हो। ये निशान तुम्हारे समय के हैं? बीरबल ने पूछा। रामू ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, मैंने तो यहां कुछ नहीं किया। बीरबल ने आदेश दिया, यहां की मिट्टी खुदवाओ। कुछ ही देर में वहां से एक पुराना लोहा निकला, एक चाबी। चाबी पर भी वही निशान था, शाही खजाने की मुहर। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सोचा, तो ये चाबी किसी शाही ताले की है, लेकिन वह ताला कहाँ? उन्होंने रामू से पूछा, क्या तुम्हारे दादा कभी दरबार या महल से जुड़े थे? रामू बोला, हाँ महाराज, दादा कहते थे कि उनके पिता किसी समय अकबर के दादा के महल में काम करते थे। शायद कोई दरबारी या मजदूर रहे होंगे, लेकिन उनके बाद परिवार गांव आ गया। बीरबल ने धीरे से कहा, तो ये चक्की शायद उसी परिवार को दी गई थी, किसी राज को छुपाने के लिए। गांव वाले अब सिहर गए। कहीं ये सब किसी शाप की कहानी तो नहीं? बीरबल ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। सच छुपता है तो डर पैदा करता है, लेकिन जब सामने आता है तो डर मिटा देता है। उन्होंने चाबी अपने पास रख ली और कहा, रामू, अब तुम इस चक्की को किसी भी हालत में मत छूना, बस उसकी रखवाली करते रहना। उस रात बीरबल वही ठहरे। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में सिहरन थी। गांव सो चुका था, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उन्हें वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक, जैसे कोई पत्थर पर दस्तक दे रहा हो। बीरबल धीरे से उठे, मशाल उठाई और आवाज की दिशा में गए। आवाज चक्की की दीवार के पीछे से आ रही थी। उन्होंने देखा, वहां एक छोटा सा दरवाजा था, जो मिट्टी और बेलों से ढका हुआ था। किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की थी। बीरबल ने मशाल रखी और उस दरवाजे को साफ किया। दरवाजे पर लोहे का ताला था और वही निशान जो चाबी पर था। बीरबल मुस्कराए, अब बात कुछ कुछ साफ हो रही है। उन्होंने चाबी ताले में डाली, खटाक, ताला खुल गया। दरवाजा खुला तो भीतर एक पतली सी सीढ़ी थी, जो नीचे अंधेरे में जाती थी। बीरबल ने मशाल जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, ये एक छोटा सा तहखाना था, जिसमें पुरानी लकड़ी की पेटियां रखी थी। कुछ टूट चुकी थी, कुछ बंद थी। बीरबल ने एक पेटी खोली। अंदर पुराने सिक्के, कुछ लोहे के औजार और एक कपड़े में लिपटा कागज। कागज खोला, उस पर लिखा था, जो इस तहखाने तक पहुंचा है उसे सच्चाई तक भी पहुंचना होगा, पर सावधान, ये रास्ता खजाने तक नहीं, खतरे तक ले जा सकता है। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो अब असली खेल शुरू हुआ है। उन्होंने वो कागज अपनी जेब में रखा और ऊपर लौट आए। सुबह होते ही उन्होंने गांव के मुखिया और कुछ लोगों को बुलाया। यहां जो कुछ छुपा था वो सिर्फ सोना चांदी नहीं, एक पुराना इतिहास है। लेकिन जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं मिल जाती, कोई इस तहखाने में नहीं जाएगा। गांव वाले मान गए। बीरबल दिल्ली लौटे और अकबर को सब बताया। अकबर ने सुना और बोले, बीरबल, ये मामला अब हमारी जिज्ञासा से परे है। ये इतिहास का पन्ना है, पर तुम्हारे शब्दों में दम है। जब तक सच्चाई पूरी न मिले, इसे गुप्त रखा जाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे कुछ और दिन दीजिए। मुझे लगता है कि उस अधूरे दस्तावेज और इस तहखाने का कोई संबंध है।
अकबर ने अनुमति दी। 3 दिन बाद बीरबल फिर गांव पहुंचे। इस बार उनके साथ उनका पुराना साथी दरबारी लेखक राजन भी था, जो पुराने अक्षरों और मोहरों को पढ़ने में माहिर था। बीरबल ने वो अधूरा कागज और तहखाने से मिला नया कागज दोनों उसके सामने रखे। राजन ने ध्यान से दोनों को देखा और कहा, महाराज, ये दोनों एक ही कागज के हिस्से हैं। इन्हें जोड़ा जाए तो पूरा वाक्य बनता है। उसने दोनों टुकड़ों को मिलाया और जोर से पढ़ा। जिसने इस राज को पूरा पढ़ लिया, उसका नाम इतिहास बदल देगा, क्योंकि वो जानेगा कि सोना कहां से आया और किसका है। बीरबल चौकन्ने हो गए। मतलब ये सिक्के किसी और के हैं? राजन बोला, हाँ, और नीचे की मुहर देखिए, राजगढ़। ये हमारे राज्य के बाहर का एक पुराना नगर है, जहां कभी बगावत हुई थी। शायद वहीं से ये सोना चोरी हुआ था। बीरबल ने कहा, तो ये सोना शाही नहीं, बल्कि किसी और राज्य का हो सकता है। राजन ने सिर हिलाया, और अगर ये बात बाहर आई तो दोनों राज्यों के बीच तनाव हो सकता है। बीरबल अब समझ गए कि मामला अब राज और राजनीति के बीच फंस चुका है। उसी शाम जब बीरबल गांव के बाहर बैठे सोच रहे थे, तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े मैले, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। वो धीरे से बोला, महाराज, मैं उस चक्की का असली वारिस हूं। बीरबल ने उसे गौर से देखा। कौन हो तुम? वो बोला, मेरा नाम है नसीर। मैं महमूद खां का पोता हूं, वही जिसका नाम उस दस्तावेज पर है। बीरबल हैरान रह गए। तो तुम जानते हो कि यह सब कैसे हुआ? नसीर ने कहा, थोड़ा बहुत जानता हूं। मेरे दादा ने खजाने की रक्षा का काम किया था, लेकिन जब राजगढ़ के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला करने की साजिश रची, तो दादा ने वो सोना छिपा दिया ताकि कोई उसका दुरुपयोग न कर सके। उन्होंने कहा था, एक दिन सच्चे राजा के हाथों ये सोना लौटेगा। शायद वही दिन अब आया है। बीरबल ने गहरी नजर से उसे देखा। तो फिर बताओ, ये तहखाना और वो पत्र किसने बनाया? नसीर बोला, मेरे दादा ने ही, लेकिन वे पूरा पत्र लिखने से पहले ही मारे गए। उनका विश्वास था कि कोई न कोई समझदार व्यक्ति एक दिन इसे ढूंढ निकालेगा। बीरबल अब उलझन में थे। अगर ये सोना दूसरे राज्य का था तो उसे लौटाना चाहिए, लेकिन अगर महमूद खां ने इसे बचाने के लिए छिपाया था तो ये विश्वासघात नहीं, वफादारी थी। उन्होंने नसीर से कहा, यह राज इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ शब्दों में नहीं सुलझाया जा सकता। तुम मेरे साथ दरबार चलो, जहां हम सब सच बताएंगे। नसीर ने सिर झुका लिया। लेकिन महाराज, मैं डरता हूं कि अगर किसी ने मेरे दादा का नाम सुना तो वे हमें गद्दार समझेंगे। बीरबल ने कहा, जो सच होता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती। अगले दिन दरबार में बीरबल, नसीर और रामू तीनों हाजिर हुए। अकबर के सामने जब पूरी कहानी रखी गई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, मतलब ये कि ये सोना एक पुराने राज्य का है और हमारे एक आदमी ने उसे छुपाया था ताकि वो गलत हाथों में न जाए। बीरबल ने कहा, हां हुजूर, ये चोरी नहीं, बलिदान था। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो ये सोना वापस भेजा जाएगा, पर साथ में ये कहानी भी, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि वफादारी कैसी होती है। लेकिन तभी एक दरबारी उठ खड़ा हुआ। हुजूर, मैं गवाह हूं कि ये सोना शाही खजाने से लिया गया था और ये आदमी नसीर झूठ बोल रहा है। सबकी नजर उस पर गई। वो था मुंशी अब्दुल रहमान, वही जिसने पहले कहा था कि मुहर 50 साल पुरानी है। बीरबल ने तुरंत कहा, तो क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये सिक्के शाही हैं? अब्दुल रहमान बोला, हां, क्योंकि मेरे पास उसी मुहर की दूसरी नकल है। वो एक मुहर लेकर आया, लेकिन बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी मुहर नई थी, असली नहीं। बीरबल बोले, मुंशी जी, आपकी मुहर पर कोई घिसावट नहीं है, जबकि असली मुहर 50 साल पुरानी है। तो असली झूठा कौन है, ये सबके सामने है। अकबर ने आदेश दिया,
मुंशी को गिरफ्तार करो। सबको लगा कि अब रहस्य खत्म हो गया, लेकिन जब मुंशी को ले जाया जा रहा था, वो हंसने लगा। तुम सब सोचते हो सच्चाई मिल गई, असली खजाना तो अब भी चक्की के नीचे है, जो किसी ने नहीं देखा। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, उस जगह की फिर से खुदाई करो। जब खुदाई हुई तो मिट्टी के नीचे से एक और तहखाना निकला, पहले से भी गहरा, पहले से भी रहस्यमय। नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जिसने पहले तहखाना खोला उसने सिर्फ रास्ता खोला। असली सच उस दरवाजे के पीछे है, जो कभी बंद नहीं हुआ। बीरबल ने पत्थर पर हाथ रखा और बुदबुदाए, तो अब भी कहानी अधूरी है। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह रहस्य कभी खत्म होगा? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कुछ रहस्य खत्म करने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। शायद ये चक्की किसी खजाने की नहीं, बल्कि किसी सोच की निशानी है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। अकबर ने सिर हिलाया, और शायद हम उस सच्चाई के सिर्फ पहले कदम पर हैं। जब बीरबल, अकबर और उनकी टीम ने गांव के तहखाने की मिट्टी खोदी और दूसरा गहरा तहखाना पाया, तो सबकी सांसें थम सी गई। ये जगह छोटी नहीं थी। ऊपर से जो खुला स्थान दिखाई दिया था, वो और उसे छिपाने वाली दीवारें, दोनों किसी पुरानी चाल के निशान बताई देती थी। मुंशी अब्दुल रहमान का हंसना हवा में गूंज उठा, पर बीरबल उसे सुनते न थे। उनके मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, नीचे जो भी है वो सिर्फ धरोहर नहीं, शायद कुछ और भी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि गांव वालों को दूर रखा जाए। ये मामला अब निजी नहीं था, इसमें कई लोगों का भविष्य और कई राज थे। बीरबल ने तहखाने के चारों ओर एक सुरक्षित घेरे का इंतजाम कराया, मशाले जलवाई और कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को साथ रखा। रामू को भी दूर रखा गया। रामू की आंखों में अब भी डर था, पर एक साथ आशा भी थी। शायद वही सच उसके परिवार का है, शायद वही उसकी किस्मत बदल देगा। पर बीरबल जानते थे कि किस्मत बदलना आसान नहीं होता, वो सवालों के पहाड़ लाता है। बीरबल ने अपने लेखन मित्र राजन को बुलाया, जिसने पहले ही कागजों को जोड़ा था। राजन ने तहखाने से मिले नए कागजों की भी जांच की। उन कागजों पर कुछ पुराने अक्षर और संकेत बने थे, पर उनमें से कुछ हिस्से मिटे हुए थे। राजन ने कहा, महाराज, ये लेखन वो नहीं जो आम बुजुर्ग अपने घरों में उपयोग करते थे। ये लिखावट किसी खास विभाग की लगती है, शायद उस समय के राजकाज के कागज। बीरबल ने धीरे से कहा, तो जो भी यहां छिपा था वो किसी गैराम चीज से जुड़ा है, सावधानी बरतनी होगी। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम नीचे जाओ, लेकिन साथ में केवल 3 विश्वसनीय लोग ले जाओ, राजन, एक सिपाही और नसीर। बाकी सभी ऊपर रुके और इंतजार करें। बीरबल ने सिर हिलाया। नसीर का चेहरा कुछ बदला बदला सा था। वो अब किसी साधारण बुजुर्ग की तरह नहीं दिखता था। उसके अंदर की बेचैनी और उम्मीद दोनों दिख रही थी। राजन के चेहरे पर जिज्ञासा थी। सिपाही का चेहरा कठोर, पर उसकी आंखें सावधान थी। तहखाने की सीढ़ियां सांसें लेती हुई नीचे उतरती थी, धूल से भरी, पर कहीं कहीं पुराने कामों के निशान साफ दिख रहे थे। नीचे उतरते वक्त बीरबल का दिल एक अजीब झुनझुनी से भर गया, जैसे किसी ने गहरी खिड़की खोल दी हो और अंदर से ठंडी हवा आ रही हो। पर यह ठंडक डर की नहीं, उलझन की थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक और ताला लगा हुआ है, पुराना पर मजबूत। इसके पास दीवार पर एक निशान उभरा हुआ था। उस पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा था। राजन ने लैंप के प्रकाश में पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। अक्षर थे, पर समझ में नहीं आ रहे थे। नसीर ने अपना सर झुकाया और धीरे से कहा, इन्हें पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, पर मेरे दादा ने कभी बताया था कि इस ताले के पीछे वही जगह है जिसे वे सच का कमरा कहते थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच का कमरा?
क्या नाम अजीब नहीं है? पर उसकी मुस्कान में डर भी था। वे जानते थे कि नाम अक्सर किसी बड़ी बात का संकेत होता है। बीरबल ने चाबी निकाली, वही चाबी जो चक्की के नीचे मिली थी। चाबी ताले में फिट हुई और धीरे से घूमते ही ताला खुल गया। ताला खुलते ही एक हल्की सी गंध आई, मिट्टी, प्राचीन कागज तथा लकड़ी की। अंदर का दरवाजा धीरे से खुला और एक छोटा सा कमरा दिखा। कमरे में हवा कम थी। नमी के साथ एक अजीब सा समय खिंचा हुआ था। दीवारों पर कुछ तस्वीरें और हस्ताक्षर थे, पर वे सब जमा धूल में धंसे हुए थे। बीच में एक मेज पर कुछ पुस्तकें और कागज रखे थे। बिहेबल ने साहस कर अंदर कदम रखा। उनके साथ राजन और नसीर भी गए। सिपाही बाहर पहरा दे रहा था। कमरे के अंदर का नजारा ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति अचानक बाहर चला गया हो और फिर लौट न पाया हो। मेज पर फैली किताबें पुरानी थी। कुछ कागजों पर लाल और काले स्याही के निशान थे। नीचे के एक कोने में एक लकड़ी की पेटी बंद पड़ी थी। उस पर फिर वही शाही मुहर थी। राजन ने हाथ धोकर धीरे से उस पेटी की सींग पकड़ी और ढक्कन खोला। अंदर कुछ मुहरें, दस्तावेज और एक मोहर लगी घंटी पड़ी थी। एक दस्तावेज पर राजन की नजर पड़ी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। आंखों में चमक आई, फिर उसका रंग थोड़ा बदल गया। उसने कहा, महाराज, इसमें लिखा है कि यह सोना राजगढ़ के खजाने से आया था। यहां यह छिपा कर रखा गया ताकि युद्ध या विद्रोह के समय इसे सुरक्षित रखा जा सके। नसीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आवाज मीठी और कड़वी दोनों से निकली। मेरा दादा सचमुच यही चाहता था कि यह धन सही हाथों में जाए। बिहबल ने एक कागज उठाया जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे पर कुछ चिन्ह थे, नदी, एक पुराना मार्ग और एक छोटे से किले का चित्र। साथ में एक तिथि भी लिखी थी जिस समय राजगढ़ पर चढ़ाई हुई थी। बीरबल ने देखा कि उस तिथि और घटनाओं का संयोग उनके वर्तमान समय के किसी पुराने युद्ध से मिलता है। मतलब ये कि ये धरोहर उस समय की विफलताओं और बलिदानों का प्रतीक थी। राजन ने बताया, ये सब कितना पुराना है। यदि इस बात का खुलासा हो गया तो राजगढ़ के वंशज या वहां के लोगों के दिल में जख्म ताजा हो सकते हैं, और यदि ये हमारे शाही खजाने के रूप में दिखा तो ये हमारी नीतियों पर भी असर डाल सकता है। बिहबल ने कहा, तो हम क्या करें? इसे सार्वजनिक करें या गुप्त रखें? नसीर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे दादा का कहना था कि जो समझदार हो वही इसे संभाल सके। वे चाहते थे कि कोई ऐसा आए जो इसे सही मकसद से उपयोग करे। बीरबल ने माथा चटकाया। ये सरल नहीं था। वो जानते थे कि सच और न्याय बीच में उलझे रहते हैं, और कई बार भूली भटकी बातें भी बड़बड़ाती सच्चाई बन जाती है। जैसे ही वे सब कमरे में ध्यान से कागज पढ़ रहे थे, दरवाजे पर हल्की सी खटखट सुनाई दी। सिपाही ने दरवाजा खोलकर देखा। कुछ लोग आए थे, गांव के कुछ बुजुर्ग तथा एक युवक, पर उनमें से युवक का चेहरा अलग था। उसकी आंखों में धैर्य और दृढ़ता दोनों थी। वो युवक अकबर के महल में एक पुराने दस्तावेजी कार्यकर्ता का पोता निकला। उसका नाम था फखरुद्दीन। फखरुद्दीन ने सलाम किया और कहा, महाराज, मैं यहां इसीलिए आया हूं क्योंकि मेरे दादा ने कहा था कि जिस दिन चक्की का राज खुलेगा, एक फखरुद्दीन आकर उसकी रक्षा करेगा। बिहबल ने उठकर उसकी ओर देखा। नसीर की आंखों में कुछ और चमक आ गई। फखरुद्दीन ने आगे कहा, मेरा परिवार राजगढ़ से आया था। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उनका नगर कबूल किया गया था और सोना जिसे बचाया गया था उसने केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए रखा गया था, लोगों की भलाई और जरूरतों के समय का सहारा। बिहबल का मन फिर से उलझ गया। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा। इसके पीछे इतिहास, युद्ध, बेमतलब की काफी घटनाएं जुड़ी थी। अकबर ने इस बात पर विचार करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा, हमें यह सोचना होगा कि हम किस हक में हैं ये निर्णय लेने के लिए।
क्या हम इसे वापस भेज दें या इसे रखकर गांव के कल्याण में उपयोग करें? और अगर हम इस पर कुछ भी करेंगे तो राजगढ़ के लोग क्या कहेंगे? बीरबल ने तर्क दिया, हजूर, जो किया गया वह किसी समय जरूरी था, पर अब परिस्थितियां बदल चुकी है। यदि ये धन सही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे भूखे लोगों को खाना देने, गांवों का पुनर्निर्माण, पुराने घायल सैनिकों की सहायता, तो ये एक नेक काम हो सकता है। पर यह तभी होगा जब हम ईमानदारी और साहस के साथ आगे बढ़े। अकबर ने सिर हिलाया, पर खतरा यह है कि यदि किसी विदेशी महल के लोग कहें कि ये उनका धन है, तो वे लड़ाई की मांग कर सकते हैं। हमारे लिए ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक समस्या बन सकती है। बीरबल ने सुझाव दिया, हम किसी तटस्थ मजिस्ट्रेट को या किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को इस मामले में शामिल कर सकते हैं। साथ ही इस धन के बारे में केवल एक सीमित सर्किल को ही जानकारी दें, ताकि अफवाह न फैले। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और कहा, ठीक है, पहले हम इस धन का हिसाब बनवाएंगे, फिर एक धीमी और सोच समझकर की जाने वाली योजना से इसे लगाया जाएगा। लेकिन हम किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं होंगे। पर योजना बनते समय एक घटना ने सबको झकझोर दिया। मुंशी अब्दुल रहमान, जिसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, अचानक गायब मिला। उसकी सच्चाई पहले संदिग्ध लगी थी, पर अब उसकी अनुपस्थिति ने और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। कहीं उसके द्वारा किया गया झूठ ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? गांव में अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा कि मुंशी ने दिल्ली के कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सब योजना बनाई थी। किसी ने कहा कि वह कोई केवल पागल था जिसने इस सब को बिगाड़ दिया। बीरबल जानते थे कि इनमें से सच क्या है, अभी पर्दा था। पर एक बात साफ थी, कोई बाहरी ताकत इस धन के बारे में जानना चाहती थी। अकबर ने आदेश दिया कि मुंशी की खोज की जाए और साथ ही उन सभी दस्तावेजों का एक कड़ा रजिस्टर तैयार किया जाए जो तहखाने में मिले थे। राजन ने इस काम को संभाला और नसीर और फखरुद्दीन दोनों ने मिलकर तहखाना की सूची बनाई। इतनी सावधानी इसलिए कि अगर कोई छेड़छाड़ हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। एक रात जब सब महल में सो रहे थे, बीरबल ने फिर वही आवाज सुनी। अब वे जानते थे कि वो आवाज कहां से आती है। ये आवाज तहखाने के दरवाजे के पास से थी, पर थोड़ी अलग तरह की। बीरबल उठकर गए और देखा कि तहखाने के बाहर कोई निशान बने हुए हैं, पैरों के पड़ाव जो ठीक उसी समय बने थे जब वे बाहर गए थे। सिपाही ने सूचित किया कि किसी ने रात के अंधेरे में तहखाने के पास पैसे गिराए थे। कुछ सिक्के जो बिल्कुल नए नहीं थे, बल्कि उन सिक्कों जैसे जिनकी छाप जल्दबाजी में बनवाई गई हो। बीरबल की समझ में आ गया कि कोई धीरे धीरे इस मामले को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत 4 सिपाहियों को भेजा और आदेश दिया कि गांव के आसपास चौकसी बढ़ाई जाए। अगली सुबह राजन ने देखा कि तहखाने के बाहर मिट्टी में कुछ नए निशान थे। ये संकेत था कि कोई आकर गया था। निशान पुराने थे पर स्पष्ट थे कि किसी ने वहां से कुछ हटाया था। ये चिंताजनक था, मतलब कोई छिपकर आकर दस्तावेजों को छू रहा था। बीरबल अब घबरा नहीं पर सतर्क हो गए थे। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ धनी और गरीब की नहीं है, ये उन लोगों की भी लड़ाई है जो इतिहास पर हक जताना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद तहखाने में एक गद्दी पर रखे गए दस्तावेजों के बीच एक छोटा सा नोट मिला। ये किसी ने चुपके से रखा था। नोट पर कुछ शब्द थे, सीधे और साफ, जो सच की रक्षा करते हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। सब कुछ वही नहीं जैसा दिखता है। ये नोट किसी की चेतावनी थी, पर किसने भेजा? नसीर ने कहा, यह मेरे दादा की शैली नहीं है, पर यह किसी विद्वान की भी नहीं। ये किसी ऐसे व्यक्ति की चेतावनी लगती है जो बहुत कुछ जानता है पर नाम नहीं बताना चाहता। बीरबल ने कहा, यह संकेत अच्छा नहीं है। इसका मतलब कोई बाहर से इस पर नजदीक से नजर रख रहा है। हमें और तेज सावधानियां करनी चाहिए। अकबर ने दरबार में फिर कहा कि इस मामले को केवल बहुत ही चुने हुए लोगों तक सीमित रखा जाए। साथ ही उन्होंने बीरबल को निजी रूप से कही
कि इस रहस्य का सही समाधान खोजने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। बीरबल ने शर्मीली मुस्कान दी और कहा, हुजूर, मैं अपनी बुद्धि और अपना समय इस रहस्य को सुलझाने में लगाएंगे। पर याद रहे, कभी कभी सच्चाई के सामने जाने पर भी हम केवल नए प्रश्न पाएंगे। दिन गुजरते गए और सवालों की संख्या बढ़ती गई। राजगढ़ के वंशज कहीं से सुनाई देने लगे। कुछ व्यापारी और नौकरशाह भी दिलचस्पी दिखाने लगे। मुंशी अब्दुल रहमान कोई सुराग नहीं छोड़कर गायब ही रहा। तहखाने के दस्तावेजों की नकलें बनाई जा रही थी, पर कौन बना रहा था ये पता नहीं चला। बीरबल ने तय किया कि उन्हें सीधे राजगढ़ का कोई प्रतिनिधि या पुराना वंशज ढूंढकर बातचीत करनी चाहिए। ये काम नसीर और फखरुद्दीन ने उठाया। वे राजगढ़ के कुछ बूढ़े घरानों से संपर्क करने निकले, पर वहां उन्हें ठंडी ठंडी प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ ने कहा कि ये बात पुरानी है और कुछ ने कहा कि अगर ये सच है तो वे लड़ाई का फैसला कर लेंगे। बीतता समय बताता गया कि ये मामला अब राजनीतिक मोड़ पर आ चुका है। बीरबल और अकबर दोनों जानते थे कि निर्णय लेकर चलना आसान नहीं होगा। कई सप्ताह की जांच पड़ताल, ढांचों और बातचीत के बाद भी एक बात स्पष्ट थी। तहखाना, दस्तावेज और सिक्के किसी एक 1.25 सालों पुरानी कहानी से जुड़े थे, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। पर जहां कुछ सच बाहर निकला, वहां और भी कई परतें खुलकर सामने आई। एक रात बीरबल अकेले तहखाने के पास बैठे थे। उन पर थकान थी, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा का नया आगाज था। उन्होंने अपने हाथ में पुराने नक्शे को देखा, जिस पर कोई और निशान बन गए थे। किसी ने ऊपर लाल स्याही से एक छोटा निशान लगाकर कुछ और जोड़ा था। ये निशान उन कागजों पर पहले नहीं था। बीरबल ने महसूस किया कि कोई उन्हें दिशा दे रहा है या उनमें उनकी बुद्धि पर भरोसा कर रहा है। ये संकेत था कि जो लोग इस सच के पीछे हैं, वे अब सामने आना शुरू कर रहे थे। पर वे किस मकसद से? बाहर तारे चमक रहे थे और हवा शांत थी। बीरबल ने दिल से कहा, कहानी खत्म नहीं हुई। हमने कुछ खोला है, पर असली खजाना, असली सच अभी कहीं गहरे में है। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा सच है जो इतना बड़ा है कि इतिहास बदल सके। उसी समय दूर से एक हल्की सी परछाई गुजरी। कोई चला गया। बीरबल उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी तलवार अपने पास रखी और कहा, जो भी आगे है वो हमें नई चुनौतियां देगा, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। अकबर अपने निजी बाग में टहल रहे थे। बीरबल उनके पास पहुंचे। उनकी आंखों में रात भर की जाग का असर साफ झलक रहा था। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है तुमने रात भर आंख नहीं मूंदी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। हुजूर, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो आंखें बंद करने नहीं देते। अकबर ने सिर हिलाया। क्या तुम अभी उसी तहखाने के बारे में सोच रहे हो? बीरबल ने कहा, हाँ हुजूर, वहां जो मिला और जो नहीं मिला, दोनों मेरे मन में सवाल बनकर बैठे हैं। उस दरवाजे के पीछे जो लिखा था, जो कभी बंद नहीं हुआ, वही मेरे मन की गांठ बना हुआ है। कोई दरवाजा जो बंद नहीं हुआ पर दिखता बंद है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो छिपा ही है। अकबर ने आदेश दिया, तो फिर चलो इसे आज ही सुलझाओ। मैं चाहता हूं कि जब तक सूरज ढले हमें वो सच पता चल जाए जो इतनी सदियों से छिपा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म हुजूर। बीरबल अपने साथ अपने पुराने सहयोगी राजन, सिपाही रामनाथ और वो बुजुर्ग नसीर को लेकर फिर उस गांव की ओर निकले जहां वो रहस्यमयी चक्की खड़ी थी। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। खबर फैल चुकी थी कि वहां कोई पुराना खजाना मिला है। लोग डर और उत्सुकता दोनों में जी रहे थे। कुछ ने अपने घरों में भगवान की मूर्तियां रख ली थी। कुछ ने अपने दरवाजे पर दीपक जलाने शुरू कर दिए थे, ताकि कोई बुरा साया ना आए। रामू, वही चक्की वाला, अब गांव का सबसे चुप आदमी बन गया था। लोग उससे सवाल पूछते, पर वो केवल सिर झुका देता। जब बीरबल उसके पास पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, महाराज, रात में फिर किसी ने चक्की के पास कुछ खुरचने की आवाज सुनी।
जब मैं बाहर गया तो कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे। बीरबल ने जमीन की ओर देखा। निशान किसी साधारण आदमी के नहीं लगते थे। कदम गहरे धंसे हुए थे, जैसे कोई भारी चीज लेकर चला हो। उन्होंने कहा, रामू, तुमने किसी को देखा? नहीं महाराज, पर मुझे लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, अब जो भी हो, आज ये मामला पूरा खुलकर रहेगा। या तो सच सामने आएगा या झूठ खुद को जला देगा। जब वे तहखाने के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीवार के कोने में एक पत्थर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, जैसे वो हाल ही में हिला हो। राजन ने पास जाकर उसे छुआ। पत्थर हल्का हिला। बीरबल ने मशाल उठाई और देखा कि नीचे एक छोटा सा छेद है, जिसमें हवा अंदर जा रही थी। बीरबल बोले, जहां हवा जाती है वहां रास्ता जरूर होता है। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस हिस्से की मिट्टी हटाएं। कई घंटे की मेहनत के बाद वहां एक तंग गलियारा दिखा, इतना तंग कि केवल झुककर ही जाया जा सकता था। बीरबल ने मशाल उठाई और सबसे आगे चल पड़े। अंदर की हवा भारी थी, दीवारें गीली थी। जगह जगह पुराने लोहे के हुक और लकड़ी के टुकड़े लगे थे। लगभग 100 कदम आगे जाने पर रास्ता चौड़ा हुआ और सामने एक पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरा था। राजन ने पढ़ा, ये वही जगह है जहां से सच्चाई की शुरुआत हुई थी और जहां से झूठ ने जन्म लिया। बीरबल ने आंखें बंद की। मतलब ये कहानी 2 चेहरों की है, एक सच्चा और एक झूठा। दीवार के पास एक लोहे का बक्सा रखा था। बीरबल ने उसे खोला। उसमें फिर वही मुहर मिली जो पहले मुंशी अब्दुल रहमान के पास थी, पर इस बार अंतर साफ दिखा। पहली मुहर नई थी, जबकि ये बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके अंदर एक खास बात थी। इसका अंदरूनी हिस्सा लकड़ी का था और बाहर धातु का। बीरबल ने कहा, देखो, ये असली मुहर है, बाकी सब नकल। अब साफ है कि कोई इसे छिपाने और अपने मतलब से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। राजन बोला, मगर ऐसा क्यों करेगा कोई? बीरबल ने उत्तर दिया, शायद ये खजाना किसी की सत्ता की चाबी है। जो इसे पाएगा वो खुद को मालिक समझेगा, और जो खो देगा वो इतिहास में गुम हो जाएगा। नसीर ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या मेरे दादा ने इसे गलत हाथों से बचाने के लिए छिपाया था? बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, शायद हाँ, और अब हमारा काम है कि वही विरासत सही जगह लौटाई जाए। जब वे तहखाने से ऊपर आए तो गांव का माहौल बदला हुआ था। अकबर खुद वहां पहुंच चुके थे, बिना शाही शानो शौकत के, सिर्फ कुछ सिपाहियों के साथ। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे खबर मिली है कि कुछ बाहरी लोग इस गांव में घूम रहे हैं और लोगों को सोने के सिक्कों के लालच में उकसा रहे हैं। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, अब सब साफ हो जाएगा। तभी एक औरत आगे आई, बूढ़ी, झुकी हुई, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने कहा, हुजूर, मैं उस आदमी की बेटी हूं जिसने इस तहखाने में काम किया था। अकबर ने कहा, क्या तुम जानती हो कि यहां क्या है? वो बोली, हां, मेरे पिता कहा करते थे, ये खजाना नहीं बल्कि एक कसौटी है। जो इसे लालच में खोजेगा वो खुद को खो देगा, जो इसे ईमान से खोजेगा वो सच्चाई पाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमें तय करना होगा कि हम किस मकसद से इसे खोज रहे हैं। अकबर ने आदेश दिया कि तहखाने का वो नया रास्ता खुदाई के लिए खोला जाए। कई सिपाही दिन भर काम करते रहे। धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा खुला और उसके अंदर से एक पत्थर की पेटी दिखाई दी। पेटी पर लिखा था, जिसके पास सत्ता है उसे सत्य का भार भी उठाना होगा। अकबर ने वो वाक्य पढ़ा और कुछ देर शांत रहे। उन्होंने कहा, बीरबल, इसे खोलो। बीरबल ने ताले को देखा। ये पुराना नहीं था, यानी किसी ने हाल में इसे बंद किया था। उन्होंने धीरे धीरे ताला तोड़ा। अंदर एक कपड़े में लिपटा पर्चा था। पर्चे पर लिखा था, यह खजाना अब खजाना नहीं रहा,
जो इसे खोजेगा वो अपने भीतर की भूख से हार जाएगा। जो इसे छोड़ेगा वही जीत जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल बोले, हुजूर, ये चक्की, ये तहखाना, ये सोना सब एक प्रतीक है। असली रहस्य ये नहीं कि इसमें क्या है, बल्कि ये कि इसे किसने और क्यों छिपाया। जब सब सोच में डूबे थे, उसी समय बाहर से शोर सुनाई दिया। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, मुंशी अब्दुल रहमान पकड़ लिया गया है। वो गांव से भागते हुए मिला। अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया। मुंशी कांपता हुआ बोला, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मैंने किसी के कहने पर यह सब किया। अकबर ने पूछा, किसके कहने पर? मुंशी ने नीचे देखा और कहा, राजगढ़ के कुछ लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं असली दस्तावेजों की जगह नकली दे दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। मैंने लालच किया। बीरबल ने कहा, तो असली दस्तावेज कहाँ है? मुंशी ने इशारा किया, वहीं तहखाने की दीवार में। बीरबल ने दीवार की जांच करवाई। वहां से एक पतली ईंट निकली। ईंट के पीछे एक छेद था और उसमें पुराने कागज रखे हुए थे। जब वे निकाले गए तो राजन ने उन्हें साफ किया और पढ़ा। उनमें लिखा था, ये सोना और ये सिक्के किसी भी राज्य के नहीं, बल्कि उन किसानों के हैं जिन्होंने युद्ध के समय अपने अनाज और मेहनत से इन्हें इकट्ठा किया था। ये धन उस समय के राजा ने सुरक्षित रखवाया था, ताकि आने वाले समय में जब देश को भूख लगे तो लोगों की सहायता की जा सके। अकबर के चेहरे पर शांति आई। उन्होंने कहा, तो ये सोना हमारा नहीं, लोगों का है। बीरबल बोले, हाँ हुजूर, और शायद इसी कारण इसे चक्की में छिपाया गया, क्योंकि चक्की वही जगह है जहां अनाज और पेट का रिश्ता बनता है। जिसने इसे छिपाया उसने सोचा होगा कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति फिर से मेहनत की चक्की चलाएगा तो ये रहस्य अपने आप सामने आ जाएगा। अकबर ने गांव वालों को बुलवाया। उन्होंने कहा, ये सोना किसी राजा का नहीं, तुम्हारा है, लेकिन ये किसी के पास नहीं रहेगा। ये राज्य की भलाई और गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा। गांव वालों ने खुशी से जयकारा लगाया, पर बीरबल के मन में अब भी कुछ अधूरा था। उन्होंने नसीर से पूछा, तुम्हारे दादा ने आखिरी बार क्या कहा था? नसीर ने आंखें बंद की। उन्होंने कहा था, जब ये सच सामने आए तो याद रखना, असली खजाना अब भी कहीं छिपा है। बीरबल चौंके। मतलब ये सब केवल पहला हिस्सा था? नसीर ने कहा, शायद हां, क्योंकि मेरे दादा हमेशा कहते थे कि जो तहखाना दिखता है वो सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। शाम हो चुकी थी। सूरज की किरणें चक्की के पाट पर पड़ रही थी और वो सुनहरी लग रही थी। बीरबल चुपचाप उस पाट के पास गए जहां पहली बार यह रहस्य शुरू हुआ था। उन्होंने झुककर देखा। पाट के किनारे मिट्टी का एक और छोटा निशान था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। बीरबल मुस्कुराए, तो ये कहानी अब भी बाकी है। उन्होंने उस मिट्टी को हल्के से हटाया। नीचे पत्थर पर कुछ लिखा था। जब अगली पीढ़ी इस निशान को पढ़ेगी तब सच का दूसरा पन्ना खुलेगा। बीरबल ने मिट्टी वापस ढक दी और अकबर की ओर देखा। हुजूर, आज हमने सच्चाई का एक हिस्सा जाना है, पर पूरा नहीं। शायद इतिहास अभी और बातें कहेगा। अकबर ने कहा, तो हम इंतजार करेंगे। जब वक्त सही होगा तब अगला पन्ना खुद खुल जाएगा। बीरबल ने दूर आसमान की ओर देखा। हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से चक्की के घूमने की धीमी आवाज आ रही थी। सूरज ने फतेहपुर की दीवारों पर सुनहरी किरणें फैला दी थी। महल में आज अलग सी हलचल थी। कोई उत्सव का कारण नहीं, पर मन में हल्की बेचैनी और बड़ी उम्मीद दोनों एक साथ। बीरबल की आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर दृढ़ता। पिछले कई दिनों से जो घटनाएं चली आ रही थी, चक्की, तहखाना, सिक्के, पत्र और मुहरें, उन सबने अब एक बड़े मुकाम पर पहुंचने का संकेत दे दिया था। आज का दिन वो दिन था जब हर चीज को परखा जाएगा और सच्चाई सामने आएगी।
अकबर ने दरबार आमंत्रित किया। गांव वाले, नसीर, फखरुद्दीन, रामू, राजन और कुछ भरोसेमंद सिपाही सभी महल में आ बैठ गए। तहखाने के सारे दस्तावेज जो अब तक सुरक्षित रखे गए थे, मेज पर बिछे हुए थे। बीरबल ने कहा, आज हम सब मिलकर उन कागजों और निशानों को पढ़ेंगे और जो भी छिपा है उसे निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखिए, सच कभी किसी एक चेहरे का नहीं होता, वो कई लोगों की कहानियों का संगम होता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी यही चाहता हूं। सच्चाई सामने आए और जो गलतियां हुई उनका निपटारा हो, पर अदालत की तरह नहीं, न्याय के भाव से। सबने सिर हिलाया। दिल में एक आशा जगी कि जो भी सच छिपा हुआ है उसे अब हाथ में लेकर लोग ठीक करेंगे। 20 साल का अभ्यास और कई पहेलियां सुलझा चुके बीरबल ने दस्तावेजों को एक एक कर पढ़ना शुरू किया। राजन उनके पास बैठा हर शब्द की व्याख्या कर रहा था। तहखाने के उन दस्तावेजों में वो पुराना लेखन मिला था। उसी में कई नाम, तिथियां और छोटे छोटे आदेश दर्ज थे। एक दस्तावेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था कि ये धन गीतों और नुकसान से पीड़ित जनता के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसमें स्पष्ट था कि युद्ध के समय जब किसी को भोजन नहीं मिलता था, उस धन का उपयोग गांवों और लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। बीगाने कागजों पर एक और रिकॉर्ड मिला, एक सूक्ष्म सूची जिसमें नाम नहीं पर जाना पहचाना संकेत था। अनाज का हिस्सा, चौथाई भाग उन गांवों में बांटा जाए जहां भल के समय में मदद की जरूरत है। यह स्पष्ट था कि धन का उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सार्वजनिक हित रहा था। दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट हुआ कि एक छोटे से समूह ने यह धन इकट्ठा किया था। खेतिहरों, नाविकों और हल्की श्रमिकों ने, जो युद्ध के समय कर कानून और सुरक्षा की व्यवस्था से बाहर थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और अनाज को एक जगह सुरक्षित रखा था ताकि संकट के समय लोग बच सकें, बाद में कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप न हो। इसलिए यह धन छिपाकर रखा गया। नसीर की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मेरे दादा ने शायद यही कारण बताने की कोशिश की थी कि यह धन किसी राजा का नहीं, आम लोगों का है। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा ताकि किसी बुरे समय में वही लोग जीवन बढ़ा सकें। बीरबल ने कहा, तो अब प्रश्न यह है, जो लोग इसे छिपा कर गए थे, क्या उन्होंने सही किया? क्या उन्होंने न्याय किया या छिपाकर दूसरों को वंचित किया? अकबर ने उत्तर दिया, कभी कभी अच्छाई और न्याय के बीच की रेखा पतली होती है, पर हम इसे अब न्याय की दिशा में बदलेंगे। दस्तावेजों में एक और नाम उभरा, महमूद खां। इतिहास में महमूद खां वही था जो खजाने का रखवाला माना गया। दस्तावेजों के अनुसार महमूद खां ने युद्ध की तबाही देखकर देखा कि आम लोगों के हिस्से में भी कितना दर्द था। वो एक संवेदनशील और साहसी व्यक्ति था। उसने सरकार की कड़ाई और पारंपरिक नियमों को दरकिनार कर इन छोटी बचतों को छिपाना ही बुद्धिमानी समझा, ताकि वे लूटे न जाएं और सही समय पर उपयोग हो सके। पर युद्ध खत्म होते ही राजनीतिक हवा बदली। कुछ अधिकारी ये कहने लगे कि महमूद ने खजाने की गलत हल्फिया दी है। उसने अपने खानदानी नाम और इज्जत बचाने के लिए कुछ दस्तावेज छिपाए और खुद पीछे हट गया ताकि लोगों को खतरा न पहुंचे। अंततः उसने अपनी साख बलिदान कर दी। उसका परिवार बिखर गया और कई लोगों ने उसे नाम दिया, दुश्मन या गद्दार कहकर। नसीर ने अपना गला संवारा और कहा, मेरे दादा ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपराध कर रहे हैं। उनका डर सिर्फ ये था कि उनकी रक्षा में रखे हुए अनाज और पैसा गलत हाथों में पड़ जाए। वे चाहते थे कि वो केवल तब निकले जब आवश्यकता सच्ची हो। अकबर ने कहा, अगर महमूद ने ये किया ताकि लोगों की रक्षा हो सके, तब वो न्याय के काबिल है। पर क्या उसने किसी को धोखा दिया? दस्तावेज साफ बताएंगे। राजन ने देखा तो एक नोट मिला, महमूद की हस्ताक्षर से लिखा एक छोटा पत्र, जिसमें उसने स्पष्ट तरीके से अपनी मंशा लिखी थी। ये धन जनता की सुरक्षा के लिए है और उसे वही लोग संभालेंगे जिन पर भरोसा किया जाए। उसने कुछ नाम सुझाए थे,
बुजुर्ग, गांव के प्रमुख और एक तटस्थ व्यक्ति। लेकिन पत्र में यह भी लिखा था कि परिस्थितियां बदलने पर उसे और भी छुपाना होगा। वो समझदार और खबरा निर्णय था। महमूद ने अपनी इज्जत कुर्बान कर दी ताकि दूसरों की जान बच सके। अकबर ने कहा, तो महमूद का तर्क साफ है। उसने जनता के लिए काम किया। उसे सजाया नहीं जाएगा, बल्कि हमें उसके परिवार की रक्षा करनी चाहिए। अब मुसलसल तथ्य कि कुछ लोगों ने नकली मुहर से हेराफेरी की थी साफ हो गया। मुंशी अब्दुल रहमान की भूमिका उल्लेखनीय थी। वो दबाव और लालच में फंस गया था। उसने बाहर के कुछ लोगों से रिश्वत ले ली थी और नकली दस्तावेज पेश कर दिए ताकि वे ये दिखा सके कि ये धन शाही है। इन बाहरी लोगों में कुछ राजगढ़ के दबंग शामिल थे, जिनका उद्देश्य था अगर ये धन शाही दिखेगा तो वे उस पर दावे ठोककर राजनीतिक दबाव बनाएंगे और शायद लड़ाई का बहाना पैदा कर देंगे। उन लोगों का मकसद था पुराने पुराने दावे ताजा कर देना और अपने प्रभाव को बढ़ाना। उन्होंने मुंशी को चकमा दे दिया। मुंशी ने गलत निर्णय लिया। उसे लालच और भय ने तोड़ा। मुंशी अब्दुल को पकड़ा गया और उसने अपने किए की सच्ची स्वीकारोक्ति की। किसने उसे थामा था और किस तरह से उसने नकली दस्तावेज बनाकर साजिश की। दस्तावेजों और मुंशी की गवाही से यह भी सामने आया कि राजगढ़ की कुछ ताकतें, जो अपनी खोई हुई सत्ता फिर पाने की चाहत रखती थी, ने इस घटना को हवा दी। उन्होंने ऐतिहासिक दावों का सहारा लेकर इस धन को किसी और के नाम पर दिखाना चाहा, ताकि वे राजनीतिक लाभ उठा सकें। पर बीरबल और अकबर की सतर्कता ने उनके षड्यंत्र को ध्वस्त कर दिया। अकबर ने यह निर्णय लिया कि मुंशी को केवल दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मौका दिया जाएगा कि वो अपनी गलती की भरपाई करे। मुंशी ने निडर होकर सारा सच बताया और राजगढ़ के उन नेताओं के नाम बताए। अकबर ने उचित जांच करवाई और उन ललची नेताओं के खिलाफ सुनियोजित कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाए। कई मामलों में दूतों और बातचीत का रास्ता निकाला गया, जिससे युद्ध टला। कुछ राजगढ़ियों को माफी का रास्ता दिया गया, पर उनके कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया और दंडित किया गया। ऐसा दंड जिसमें उन्हें अपने कृत्यों का एहसास हो और पीड़ितों की भरपाई में योगदान देना पड़े। अब सामने आया सबसे बड़ा सच। तहखाने में छुपी दूसरी परत में वही दस्तावेज थे जो पूरी कहानी का मूल बिंदु थे। एक बड़ा कोशिश ये थी कि दस्तावेजों के बीच एक सूची थी, सत्य का बिल्कुल विस्तृत लेखा जोखा। उस सूची में वे सारे गांवों के नाम थे जिनके लोगों ने युद्ध के समय अनाज और धन इकट्ठा किया था। साथ ही उनमें यह भी था कि उन दिनों के प्रमुख लोगों ने इस धन का उपयोग कैसे किया था, कब और किस तरह बचा कर रखा गया और किन कारणों से छुपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक स्पष्ट नियम वहां अंकित था। यह धन कभी भी किसी शख्सियत या राजघराने की संपत्ति नहीं माना जाएगा। यह जनता के कल्याण के लिए सुरक्षित रखा गया है। दस्तावेज में एक और चीज मिली, एक खास अनुज्ञप्ति यानी निर्देश। जब सही व्यक्ति इसे पाए, जो न तो लालची हो और न ही सत्ता की भूखा, वो इस धन को गांवों के बीच समान रूप से बांटे, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेतों के सुधार के लिए प्रयोग करे और एक पक्की व्यवस्था बनाए कि ये धन कभी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में न जाए। ये अनुज्ञप्ति महमूद खां और उनके कुछ साथियों का ही लिखा हुआ प्रतीत हुआ, जिन्होंने ये रचना इस डर के साथ की थी कि अगर धन खुले रूप से आ गया तो वो शक्तिशालियों के हाथ लग जाएगा। यहां सबसे बड़ा मोड़ आया। एक छोटा सा पन्ना उसमें था, जिसमें लिखा था, यदि कोई इस नियम को तोड़ेगा तो वो खजाना उसका नहीं रहेगा। ये धन एक जीवित वचन है। जो भी इसे प्रयोग करेगा उसे अपने समुदाय के सामने प्रतिवेदन देना होगा। इस वचन ने यह तय किया कि धन का उपयोग पारदर्शी तरीके से और समुदाय के नियंत्रण में रहेगा। ये सत्य सबके समक्ष पड़ा तो अकबर, बीरबल और गांव वाले सभी स्तब्ध रह गए। ये बात कि ये धन जनता की मिलकर रखी हुई धरोहर थी, हर किसी के मन को झकझोर गई। किसी राजा को इस पर दावा करने का नैतिक अधिकार नजर नहीं आया,
लोगों की आंखों में अब सम्मान और जोर का भाव आया। ये धन लोगों की बात थी, लोगों की मेहनत थी। अकबर ने सोचा कि अब सही काम क्या होगा। वे शासक थे, पर वे जानते थे कि कभी-कभी राजसी आदेश से ज्यादा असर जनता की भागीदारी में होता है। अतः उन्होंने एक स्पष्ट और न्यायसंगत योजना बनाई, जो दस्तावेजों में लिखे नियमों से मेल खाती थी। सबसे पहले तहखाने के सारे सिक्के और दस्तावेज सार्वजनिक रूप से गांव के प्रतिनिधियों और कुछ तटस्थ गवर्नर और विद्वानों के समक्ष रखे गए। ये शहादत बनी कि सब कुछ पारदर्शी है। दूसरी बात, एक स्थायी समिति बनाई गई, जिसमें ग्राम प्रतिनिधि जैसे रामू, नसीर, फखरुद्दीन, कुछ न्यायप्रिय अधिकारी, राजन और बीरबल शामिल थे। इस समिति का काम था निधि का प्रबंधन और निर्णय लेना, पर निर्णय सामूहिक होंगे। निधि का पहला उपयोग तय किया गया। युद्ध में प्रभावित और भूखे लोगों को तत्काल भोजन और चिकित्सा सुविधा देना। इसके बाद जमीनों की मरम्मत, चक्कियों और कृषि यंत्रों की मरम्मत और स्कूल खोलने का खर्च, ये सब प्राथमिकता सूची के अनुसार किया जाना तय हुआ। निधि का लेखा जोखा सार्वजनिक रखा जाएगा और प्रत्येक निर्णय के बाद गांव में सभा बुलाकर लोगों से रिपोर्ट शेयर की जाएगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति या अधिकारी निजी लाभ न ले, कठोर निगरानी का प्रावधान रखा गया। उन लोगों के लिए जो इस धन से पहले फायदा उठा चुके थे, एक क्षतिपूर्ति विधि बनाई गई, ताकि कोई भी अनैतिक लाभ की स्थिति में न रहे और इतिहास का बोझ उन पर भी बांटा जा सके। अकबर ने यह भी कहा कि उन सभी गैरकानूनी साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पर साथ ही उन लोगों को भी सुधार का अवसर मिलेगा जो सच में सार्वजनिक भलाई के लिए कदम उठाएंगे। यही न्याय का आधार था, दंड भी और सुधार भी। समिति ने तुरंत काम शुरू किया। पहले चरण में उन गांवों की सूची बनाई गई जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ था। कई घरों की छतें टूटी थीं, कुटियाएं जर्जर थी और कुछ परिवारों के पास अनाज भी नहीं था। निधि से उन लोगों को अनाज, बीज, औजार और लकड़ी दी गई। छोटे छोटे चक्कियों का निर्माण किया गया, ताकि अनाज पीसने के लिए लोगों को लंबा रास्ता न तय करना पड़े। बच्चों के लिए अस्थायी पाठशालाएं लगाई गई और कुछ चिकित्सा शिविर भी चले। जो लोग घायल थे या सालों से बीमार पड़े थे, उन्हें इलाज और दवाइयां दी गई। रामू, जिसे कभी गरीब चक्की वाला कहा जाता था, अब गांव का विशिष्ट सदस्य बन गया। उसने कहा, यह धन मेरे परिवार की नहीं, हमारा है। मेरा काम बस इतना था कि चक्की चलाकर लोगों की रोटी बनती रहे। अब जब यह धन आया है, तो मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। उसने बड़े उत्साह से प्रस्ताव रखा कि हर गांव में कम से कम एक तरह की चक्की बनी रहे, ताकि किसानों का अनाज वही पीसा जा सके और उनकी मेहनत पढ़े जाने लायक बनी रहे। समिति ने रामू की योजना को स्वीकार किया और पहले कदम के लिए धन दिया। नसीर ने अपने दादा की कहानी खुलकर बताई। फखरुद्दीन ने राजगढ़ से आए बुजुर्गों से समझौता कराया और बताया कि ये धन किसी युद्ध का शिकार नहीं, बल्कि संकट के समय का सहारा है। राजगढ़ के कुछ लोगों ने खेद जाहिर किया, उनके पूर्वजों की गलतियों के लिए माफी मांगी। कई परिवारों ने कि ये विवादों को बढ़ाने के बजाय अब भलाई के लिए काम करेगा। ये सब मिलकर एक नए विश्वास का निर्माण कर रहा था। मुंशी अब्दुल का मामला अदालत में गया। उसने पूरी सच्चाई बताई और सहयोग किया कि किन लोगों ने उसे आदेश दिए थे। अकबर ने कहा कि अब केवल दंड ही पर्याप्त नहीं, सुधार और न्याय दोनों होंगे। मुंशी को छोटी अवधि के लिए कारावास हुआ, पर घर परिवार की स्थिति को देखते हुए उसे खेत में काम के लिए रखा गया, ताकि वो अपनी भूल की भरपाई कर सके। राजगढ़ के कुछ नेताओं को जिम्मेदार ठहराकर उनके विरुद्ध कूटनीतिक कार्रवाई की गई, पर अंतिम लक्ष्य संघर्ष नहीं, बल्कि समझौता और पुनर्निर्माण था। अकबर ने उन परिवारों का सहयोग देने का प्रस्ताव रखा जिनके पास अब भी संकट था। इस तरह न्याय और दया का संयोजन हुआ, सजा नेसेसरिया, पर समाज निर्माण की दिशा में। समिति ने तय किया
कि चक्की को गांव में एक विशेष स्थान पर रखकर उसके आसपास एक छोटा सा स्मारक बनाया जाएगा। न कि महत्वाकांक्षी स्मारक, बल्कि वो जगह जहां लोग याद रख सकें कि किस तरह लोगों की साझा मेहनत और बलिदान ने संकट टाला। चक्की के पास उस पत्र की एक प्रतिलिपि रखी गई जिसमें महमूद खां का संदेश और अन्य निर्देश थे। ये स्मारक ये याद दिलाता था कि सामूहिकता और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है। रामू को इसका रखवाला नियुक्त किया गया। वो चक्की चलाता और बच्चों को बतलाता कि किस तरह आत्मसम्मान और दूसरों की मदद जीवन को अर्थ देती है।